Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Equality, that is the soul of democracy. What we are going to read in this chapter: inequalities in our society, government effort to implement equality assured by the constitution, inequality, how have other countries been affected, and universal adult franchising and the challenge of democracy. Okay, in the previous classes you have must read about the democracy and its features like people participation, the resolution of conflict, equality and justice. In this chapter we will read about, try to understand its importance in a democracy. We will also take a look whether or not everyone is equal in reality. But before it, we need to understand our social structure right from the beginning of the human civilization. Okay, inequality, क्या सब लोग सच में इक्वली ट्रीट होते हैं या नहीं होते हैं, इन सब को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम स्टार्टिंग से, सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते आ रहे हैं लोग, उनके बारे में हम रीड करते हैं. फर्स्ट इज़ इनइक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटी. Inequalities in our society. Our society has always been a prey to social and economic inequality. Social inequality are due to caste system, backwardness of women and illiteracy. Economic inequalities are mainly due to poverty. We can study these inequality under following point. अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि कास्ट सिस्टम, बैकवर्डनेस ऑफ वीमेन है, इलिटरेसी है, और अगर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी. वन बाय वन हम इनके बारे में रीड करते जा रहे हैं. फर्स्ट इज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के ऊपर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, जैसे लोअर कास्ट, अपर कास्ट. तो लोअर अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दैट इज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट इज़ क्वाइट predominant in India. Members of caste which have social discrimination call themselves Dalit, that is broken or cursed, to show that they have been and still are humiliated and ill-treated. जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं उन्होंने अपने आप को एक वर्ड दिया है दलित, दैट इज़ टूटा हुआ और कुचला हुआ जिसको हम कहते हैं. ये लोग कहते हैं कि हमें अभी तक ह्यूमिलेट किया जाता है बाय द अपर कास्ट और अभी तक इल ट्रीट किया जाता है. कुछ स्कूलों में जो दलित स्टूडेंट होते हैं उनको बाकी स्टूडेंट के साथ बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती, बिना किसी बात के उनको पीट दिया जाता है, पिटाई कर दी जाती है. या कुछ जो टीचर्स हैं वो उनसे, दलित जो बच्चे होते हैं उनसे अपने बर्तन साफ़ कराते हैं या पूरा स्कूल साफ़ कराते हैं, या बिना किसी वजह के उनकी पिटाई कर देते हैं. क्योंकि उनको दलित को इम्प्योर समझते हैं वो लोग, कि दलित लोग अछूत लोग. इसीलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है. ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन. इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में पोवर्टी आती है. वी ऑफन फाइंड दैट पुअर पीपल कैन नॉट गेट गुड मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर वांट ऑफ मनी. जो पुअर पीपल होते हैं उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं या शिक्षा के लिए उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है, कम रेट पर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती. अगर प्राइवेट की तरफ वो जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को बियर कर पाएँ. ओके, तो उनकी डेली अर्निंग इतनी कम होती है कि वो अपना गवर्नमेंट फैसिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं और प्राइवेट फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर पाते. एंड कई बार ऐसा होता है वो अपने काम से अपना 2 टाइम का खाना तक नहीं जुटा पाते. दिस इज़ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन. Now next is educational backwardness. Educational backwardness, needless to say that education imparts knowledge and skills. It instills civic sense and the spirit of acceptance and tolerance among the people. But it is unfortunate that education has never been
given due importance. At the end of the British rule, Indian society had a small minority of well-educated people, while the large majority was illiterate. स्टार्टिंग से ही सबको पता है कि शिक्षा जो है वो स्किल्स और नॉलेज का आधार है, ज्ञान का आधार क्या है? शिक्षा। लेकिन कभी भी इंडिया में शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। जब ब्रिटिश रूल समाप्त होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, तब बहुत कम लोग थे इंडियन सोसाइटी के जो अच्छे पढ़े लिखे थे, और ज़्यादातर लोग जो थे वो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। कोई गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं ताकि शिक्षा को वो इम्प्रूव कर सके, इलिटरेसी को दूर कर सके, लेकिन स्टिल अभी भी इंडिया में 5 से 14 साल तक के बच्चे जिनको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अभी भी एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी। All through the ages, women on the basis of gender have been discriminated in most of the societies of the world. हर एक एज में, चाहे वो बचपन से आप लगाओ, किसी भी एज की विमेन और मैन की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। सेक्सुअल डिफरेंस इज बायोलॉजिकल बट जेंडर डिफरेंस इज सोशोलॉजिकल। इन इंडिया there are various factors which pursue gender inequality and keep the status of women low. जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन यंग एज से ही शुरू हो जाती है बॉय एंड गर्ल्स के बीच में। क्वालिटी ऑफ फूड कर लेकर हमेशा लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता है कि उन्हें बड़े होकर मेहनत करनी है, अच्छी जॉब करनी है, तो उनका दिमाग अच्छा होना चाहिए, उनकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो हमेशा शुरू से ही क्वालिटी ऑफ फूड पर भी बॉयज़ को फोकस किया जाता है। बॉयज़ को कार्स और गन के साथ खेलने के लिए दिया जाता है, लेकिन गर्ल को हमेशा डॉल प्रेफर की जाती है। उन्हें हमेशा ये शिक्षा दी जाती है कि उन्हें बड़े होकर घर के काम करने हैं, घर संभालना है, और बॉयज़ को हमेशा शिक्षा दी जाती है कि उन्हें बड़े होकर नौकरी करनी है, जॉब करनी है। तो ये स्टार्टिंग से ही जो ये बिहेवियर है गर्ल और बॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, स्टार्टिंग से ही ये बिहेवियर चलता है और बड़े होने तक, एजिड होने तक ये डिफरेंस जो है हमेशा चलता रहता है। द अबव मेंशन्ड इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेड आवर सोसाइटी वेरी बैकवर्ड। देयर वाज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन पीपल। This greatly affected the status and morality of individual. Women aged behind this cause social backwardness. As a consequence, our constitution makes through over all these problems, and in order to make our democracy strong, they accepted equality as one of the major ideal of our constitution. Right to vote was given to the entire adult population to establish the concept of equality more strongly in the Indian society. जितने भी हमने inequality के एग्जाम्पल पढ़े उनसे पता लगता है इससे जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उसका मोरल सपोर्ट गिर जाता है, चाहे उसमें किसी भी एज की हम बात करें। ओके, सोशल बैकवर्डनेस आती है इन डिस्क्रिमिनेशन से, और जिसके कारण जो बहुत सारी प्रॉब्लम हम समाज में फेस करते हैं। तो डेमोक्रेसी, अगर हम लोकतंत्र की बात करें कि जहां सबको इक्वल माना जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट टू वोट बनाया है ये कंसीडर करने के लिए कि सरकार की नज़र में चाहे वो लड़का है या लड़की है, चाहे वो दलित है या फिर दलित से बिलोंग नहीं करता है, चाहे वो रिच है या पुअर है, इलिटरेट है या लिटरेट है, इन सारी चीज़ों को साइड में रख के उनके पास एक सिमिलर राइट टू वोट है, जिसके कारण वो इक्वल है, गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल है। नाउ कम टू द टॉपिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। And the very important topic, franchise is the right to vote granted to the citizens of a country by the government. The right to vote and elect one's representative is one of the most basic feature of a democracy. Most modern democrats now practice universal adult franchise, which means that all adults have the right to vote irrespective of their race, sex, religion, economic or social status. In India, for example, the constitution ensured that anyone who has attained the age of 18 has the right to vote. फ्रेंचाइज क्या होता है? फ्रेंचाइज होता है राइट टू वोट, कि चाहे वो किसी भी कंट्री का सिटीज़न है उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए। राइट टू वोट का मतलब है कि अपने वोट का यूज़ करके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए चूज़ कर सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पूरे यूनिवर्स के लिए एक वर्ड है।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि ऑल एडल्ट, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी एडल्ट हैं अबव द एज ऑफ 18, या अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें 18 ईयर से जितने भी ऊपर एडल्ट हैं, 18 ईयर से अबव जो भी एज के लोग हैं, चाहे वो वीमेन हैं, चाहे वो मैन हैं, चाहे वो किसी भी रेस से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, कोई भी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है, उनके पास एक राइट टू वोट है, जिसके कारण वो अपनी गवर्नमेंट, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकते हैं। ओके, but as a matter of practice in a country like India, it is not so much successful. There are various reasons for it. Illiteracy and poverty are the prime factor which make people in India to experience inequality in different ways, even though दे हैव द राइट टू वोट। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, राइट टू वोट होते हुए भी उनके पास ये राइट टू वोट इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं और पुअर हैं। तो पुअर पीपल और इलिटरेट पीपल, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि हमें किसे वोट करना चाहिए, या वो कई बार वो वोट ही नहीं करते हैं, तो ये राइट टू वोट भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। Now, government's efforts to implement equality assured by the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है भारत का, वो हमें इंश्योर देता है, भरोसा दिलाता है कि हम किसी भी स्टेटस से, किसी भी कोई भी स्टेटस या कोई भी अपॉर्चुनिटी वो सबके लिए इक्वल है। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू ऑल इट्स सिटीजन। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज हर पर्सनैलिटी एंड लीड अ लाइफ विद डिग्निटी। हर एक इंडियन के पास, जो भी इंडियन सिटीज़न है, उनके पास फंडामेंटल राइट हैं जो कि उन्हें इक्वल ट्रीट करता है और अपनी लाइफ को डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ जीने में हेल्पफुल हैं। Thus, equality is guaranteed to all. This is recognized in democratic India. Everyone is equal before law. It means that no one can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, sex, or place of birth, etc. People committing the same crime are punished equally. अगर कोई क्राइम करता है, सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में सब इक्वल हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो चाहे वो किसी भी एज से, किसी भी सेक्स से या किसी भी स्टेटस से बिलोंग करता है, उनको एक जैसी सज़ा मिलेगी। किसी भी शॉप से वो सामान खरीद सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को बंद करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इंश्योर करता है कि वी कैन यूज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, now come to midday meal scheme. This is an picture of midday meal scheme. मिड डे मील स्कीम में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मिड डे मील स्कीम को। इस स्कीम में जितने भी चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या वो बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे एक साथ बैठकर और लंच करते हैं स्कूल में। तो इससे क्या होता है, सोशल गैदरिंग बढ़ती है, आपस में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुलते हैं। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। 5th तक के जो स्कूल हैं उन सब गवर्नमेंट स्कूल में इंडिया में मिड डे मील स्कीम चलाई गई है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद कुक्ड फूड ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर। This program proved to be an advantageous from several points of view. Previously, the poor children avoided to go to school, but now they have become very regular in attending school. They don't need to go home during the recess for lunch. Once they come in the school in the morning, they stay there till the school time is over. This has benefited their mothers too. Now, they don't need to come back home for their workplace to feed their children. This program has really encouraged a large number of children to attend school. Midday meal school, midday meal स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके स्कूल में अटेंडेंस बढ़ सके। पहले क्या होता था कि बच्चे लंच करने के लिए घर चले जाते थे और उनकी मदर को भी काम से वापस आना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है ताकि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ सके। अब उन्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरा टाइम स्कूल में ही रहते हैं। ओके, Another important aspect of the midday meal scheme is that it has brought both lower and upper caste children at the same level। और चाहे वो upper caste से हैं, चाहे वो
लोअर कास्ट से हैं, दोनों कास्ट को सेम लेवल पर मिड डे मील, दोनों को सेम लंच सेम फूड प्रोवाइड करती है। दे ईट टुगेदर द सेम फूड, एक जैसा खाना खाते हैं। और जो ये खाना है सम स्कूल्स में दलित विमेन कुक करती हैं। दस कास्ट फैक्टर डजेंट मैटर मच नाउ, इसीलिए कास्ट सिस्टम जो है वो अब ज़्यादा मैटर नहीं करता। ओके, नाउ डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट वी स्टिल सी डिस्पैरिटी एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी. Discrimination and ill treatment are still prevalent everywhere. Although the government claims that it has done a great job in increasing the enrollment and attendance of the economically backward children in school by introducing the midday meal scheme, it has to do much than this to establish real equality. इतना सब कुछ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इतने एफर्ट लगाए हैं, उसके बावजूद भी अभी भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है। इस सोसाइटी की जो इल ट्रीटमेंट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है पुअर पीपल या दलित पीपल के साथ, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वी फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स अटेंड बाय द पुअर स्टूडेंट एंड दोज अटेंड बाय द रिच वंस. अनलेस this difference is eliminated, we can't think of a society based on equality. For this, we will have to follow the principle that teaches us not to look down upon anyone. Everyone is equal and deserve to be treated with dignity. अभी भी ये डिफरेंस ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो पुअर स्टूडेंट हैं अभी भी वो स्कूल अटेंड कम करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो कुछ कमाएं, ठीक है। लेकिन जो रिच वन है वो अभी भी बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए इंश्योर करना होगा कि हम बच्चों को इक्वली ट्रीट करें और उन्हें इक्वल एजुकेशन दें। नाउ डिड यू नो तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम. तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। नाउ inequality, how have other countries been affected? क्या ये inequality सिर्फ इंडिया में है? No, पूरे वर्ल्ड में है। कौन कौन सी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हुई है? बिसाइड इंडिया, इन मैनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वालिटी continues to be the key issue around which communities struggle. कि अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग कंट्री में कैसे उन्होंने इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया है। The struggle of African American in USA is a grim reminder of the issue of equality. Prior to the Civil Rights Act 1964, they were treated extremely unequally. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whatever वाइट पर्सन विश टू सिट. यूएसए का एक अफ्रीकन अमेरिकन जो एक्ट आया था सिविल राइट एक्ट 1964, उससे पहले एक दोनों के बीच में एक स्ट्रगल था अफ्रीकन अमेरिकन में, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में, जिसमें अगर बस में कोई भी जो ब्लैक पीपल था वो बैठ नहीं सकता था, अगर कोई बैठा होता तो अगर कोई भी वाइट पीपल आता तो उसको खड़े हो जाना होता था. रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क. शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal treatment meted out of African Americans. रोज़ा पार्क जो कि एक महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी, वो पूरे दिन अपना काम करके थकी हारी बस में सफ़र कर रही थी. अब कोई वाइट मैन आता है लेकिन वो सीट देने से मना कर देती है. 1 दिसंबर 1955 को ये एक्शन हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था. उसके बाद से ये सिविल राइट मूवमेंट शुरू हो गया जो कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने शुरू किया ताकि उन्हें वाइट पीपल जो उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनसे आज़ादी मिल सके. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. चाहे वो नेशनल ओरिजिन उनका कुछ भी है, रेस उनकी कुछ है, रिलीजन कुछ है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. दिस इज द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964. ओके, द राइज इन पावर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक President Barack Obama has raised hope for the black people, and gradually the society is exposed to change its attitudes toward the black. जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं बराक ओबामा यूएसए के, उसके बाद लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज होती है कि हाँ, ब्लैक पीपल की तरफ जो उनका एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज होता है कि ब्लैक पीपल भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. ओके, और डिस्क्रिमिनेशन अब पता लगता है कि यूएसए से जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म हो चुकी है. नाउ
चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी में आप पढ़ोगे कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने चैलेंज किया डेमोक्रेसी को। फ्यू डिकेड एगो अपर कास्ट पीपल डोमिनेटेड ऑल स्फेयर ऑफ सोसाइटी लाइक पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन. Mahar caste people were not allowed into the village and lived outside the village area. कुछ सालों पहले जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने हर एक चीज़ को घेर रखा था। पॉलिटिक्स में भी वही थे, ब्यूरोक्रेसी में भी, एडुकेशन में भी। माहर कास्ट के जो लो कास्ट के पीपल थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो गांव में रहें। वो सारे गांव से बाहर रहते थे क्योंकि वो पुअर थे और उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उनमें से माहर कास्ट में से ही एक थे, उन्होंने बहुत फाइटिंग की राइट्स ऑफ द दलित्स के लिए। द मूवमेंट लेड बाय हिम हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही आस्क्ड दलित टू टेक वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ देयर कास्ट सिस्टम. उन्होंने दलित को समझाया, दलित को इंसिस्ट किया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बने और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सके. ड्यू टू दिस एंड अदर लीडर्स ग्रेट एफर्ट्स नाउ वी कैन सी दिस क्लास once considered as untouchable has now occupied many prominent places everywhere. Such a situation affect our society. So there is always a rigorous struggle for the equal recognition and respect for all persons, which is a great challenge. तो अब आप देखोगे उनके फोर्स का ही नतीजा है, ग्रेट एफर्ट्स का नतीजा है कि पहले जिस कास्ट को, माहर कास्ट को अनटचेबल समझा जाता था, अभी आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो इससे पता लगता है कि कैसे इक्वालिटी और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कैसे डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज बन जाती है. ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स. Our society has always been a prey to social and economic inequality. जो हमारी सोसाइटी है वो हमेशा एक प्रे का काम किया, हमेशा एक शिकार रही है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का. द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट इज़ क्वाइट प्रीडोमिनेंट इन इंडिया. जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत पहले से इंडिया में चलता आ रहा है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. जो राइट टू वोट है अबव 18 ईयर ऑफ एज वो इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया है. मिड डे मील स्कीम हैव हेल्प टू एडुकेट द चिल्ड्रन. मिड डे मील स्कीम ने बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हेल्पफुल साबित हुई है. इन मैनी अदर कंट्रीज टू द इशू ऑफ इनइक्वालिटी इज अ की इशू. इंडिया के अलावा और भी अदर कंट्री में इनइक्वालिटी एक इशू रहा है. Dalits have now occupied many prominent places in society. अनटचेबल कही जाने वाली कास्ट दलित पीपल वो अब आप देखोगे तो सोसाइटी में बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस पर वो इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्हें प्लेसेस मिली हुई हैं. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.